ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा। ये श्रृंखला B.Ed विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये श्रृंखला B.Ed सामान्य शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। इस श्रृंखला में अब प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा को समझना। कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंजीत सेन गुप्त। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन, आलेख, रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा को समझना। विभिन्न समाजों के भविष्य निर्माण में शिक्षा ने सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, प्रौद्योगिकी में उन्नति और सामाजिक संबद्धता स्थापित करने के लिए यह एक अति शक्तिशाली साधन है। शिक्षा एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का सृजन करना चाहती है जो स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर जैसे मूल्यों पर आधारित हो। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति के उभरते युग में हर 3 महीने में ज्ञान का भंडार दुगुना हो जाता है। मानव इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिससे भावी पीढ़ी एक नए सहस्राब्दी में आने वाले तनावों का सामना कर उनको पराभूत कर सके। ये तनाव सार्वभौमिक और स्थानीय के बीच, समाज और व्यक्ति के बीच, और परंपरा और आधुनिकता के बीच है। ज्ञान के विस्फोट और उसे आत्मसात करने की मानव क्षमता और साथ ही साथ भौतिकता में वृद्धि ने समाज का ध्यान आध्यात्मिक विकास की ओर आकर्षित किया है। भारत प्राचीनतम देशों में से एक है जिसके पास ऐसी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है जो शायद ही किसी अन्य राष्ट्र के पास हो। इसके पास वेदों, उपनिषदों सहित साहित्य का विशाल भंडार था जो संसार में प्राचीनतम कहे जा सकते हैं। भारत उन दिनों उन्नति के शिखर पर था जब संसार के अनेक भूखंड आदिम सामाजिक स्तर पर ही थे। भारतीय राष्ट्र एक ऐसे समाज के गठन में संलग्न है जिसके नागरिक सहृदय, प्रतिबद्ध, सहभागी और उत्पादक हों और समृद्ध देश का निर्माण कर सकें। समाजों के भविष्य निर्माण में शिक्षा सदा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। इस महत् कार्य को शिक्षा ने अत्यंत प्रतियोगी सार्वभौमिक परिदृश्य के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्ति के विकास और शिक्षा को सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय विकास के काम से जोड़कर संपन्न करने का प्रयास किया है। आधुनिक भारत एक बहुसंस्कृति संपन्न और बहुभाषी समाज है जिसके मूल में एक सारभूत एकता निवास करती है। संविधान में निहित कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ध्येय हैं: सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, राष्ट्रीय एकता तथा देशभक्ति। आज शिक्षा का विशाल दायित्व है वंचित वर्ग का उत्थान करना तथा उन्हें सशक्त बनाना। यह व्यापक रूप से माना जाने लगा है कि अच्छी गुणवत्ता युक्त और बड़े पैमाने पर दी जाने वाली शिक्षा आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्रौद्योगिकी में उन्नति और सामाजिक संबद्धता स्थापित करने के लिए एक अति शक्तिशाली साधन है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सृजन करना चाहती है जो स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय
और समान अवसर जैसे मूल्यों पर आधारित हो। साथ ही साथ ये गहराई में जाकर एक ऐसे सुसंगत मानव विकास का पोषण करती है जिसके माध्यम से गरीबी, अज्ञानता, उत्पीड़न और युद्ध में कमी आ सके। परिवेश के साथ निरंतर और तीव्र पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षा व्यक्ति विशेष के व्यवहार का रूपांतरण करती है। शिक्षा की प्रकृति ऐसी है कि जहाँ एक ओर संपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया से प्रभावित होती है, वहीं उसको स्वयं प्रभावित भी करती है। फिर भी शिक्षा की विषय वस्तु और शैक्षिक प्रक्रिया का निरंतर नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मांगों के अनुरूप रखा जा सके। इस प्रकार शिक्षा और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा दोनों एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि जीवन ही शिक्षा है। इस अर्थ में शिक्षा और जीवन अविभाज्य हैं। शिक्षा की शुरुआत अचंभे से होती है। रहस्यमय के प्रति रोमांचित होना मानव मात्र की नैसर्गिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के द्वारा मानव मस्तिष्क अज्ञात का रहस्योद्घाटन करता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप शिक्षा के अर्थ और प्रकृति के बारे में बता सकेंगे, संकल्पना के स्पष्टीकरण हेतु शिक्षा की परिभाषा दे सकेंगे, दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध की व्याख्या कर सकेंगे, शिक्षा के लक्ष्यों को बता सकेंगे, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। आइए सबसे पहले शिक्षा की प्रकृति और अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सुकरात से लेकर प्लेटो और डेवी से लेकर गांधी तक अलग अलग व्यक्तियों ने शिक्षा शब्द को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। परिभाषाओं का एक समूह व्यक्ति के आंतरिक संभावनाओं पर जोर देता है। ये परिभाषाएं शिक्षा को प्रकटीकरण की प्रक्रिया स्वरूप या बच्चे की आंतरिक संभावनाओं के विकास के रूप में देखती हैं। इस दृष्टिकोण का पोषण करने वाली कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे और मानव में स्थित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हो। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक, सुसंगत तथा उत्तरोत्तर विकास करती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव मात्र में पहले से ही विद्यमान ईश्वर प्रदत्त पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। रोबेल के अनुसार बीज में पहले से ही विद्यमान का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने आंतरिक को बाह्य में परिवर्तित करता है। श्री अरबिंदो के अनुसार शिक्षा बढ़ती हुई आत्मा को अपने अंदर जो कुछ भी है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। परिभाषाओं का दूसरा समूह शिक्षा को जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह प्रक्रिया उन सभी भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को अपने में शामिल करता है जो व्यक्ति पर प्रभावी होती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा जीवन के उन सभी अनुभवों को सिखाती है जिनके द्वारा मानव व्यवहार में रूपांतरण होता है। इस संदर्भ में जॉन डेवी द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा सर्वाधिक प्रासंगिक है। शिक्षा की ये परिभाषा इस प्रकार है: शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में विद्यमान उन सभी क्षमताओं का विकास जिनके द्वारा वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कर सकता है और अपनी संभावनाओं को उजागर कर सकता है। अभी बताई परिभाषाओं के अतिरिक्त आप कुछ अन्य परिभाषाओं को भी देख सकते हैं जो शिक्षा के कई अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। जैसे रूसो के अनुसार शिक्षा सकारात्मक है जो बच्चे को दी जाती है तथा जिसके माध्यम से उसके मस्तिष्क को गढ़ा और संवारा जाता है। शिक्षा के द्वारा बच्चे को वयस्कों के कर्तव्यों के बारे में सिखाया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वो है
जो मानव को स्वावलंबी और निस्वार्थी बनाती है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह है जो मानव को बंधन से मुक्त करती है। टैगोर के अनुसार शिक्षा वो है जो मानव जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ तालमेल रखना सिखलाती है। इस प्रकार मन को इस योग्य बनाती है कि वो उस परम सत्य को पा सके जो हमें आंतरिक प्रकाश का वैभव देता है और हम जीवन के महत्व को जानने लगते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार शिक्षा का संबंध लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपांतरण का एक शक्तिशाली यंत्र बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास समेत सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता है। ये वर्तमान और भविष्य के लिए अनुपम निवेश है। डेलर आयोग 1996 के अनुसार शिक्षा गहन और अधिक सुसंगत मानव विकास के पोषण का प्रमुख साधन है, ताकि गरीबी, बहिष्कार, अज्ञानता, दमन और युद्ध को कम किया जा सके। शिक्षा के अर्थ को संकीर्ण दृष्टिकोण से या फिर विस्तृत अथवा व्यापक परिदृश्य में समझा जा सकता है। शिक्षा की भारतीय संकल्पना इस प्रकार है: सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो विमुक्ति प्रदान करे। वह शिक्षा व्यर्थ है जो व्यक्ति के जीने की कला को परिष्कृत करने में मदद नहीं करती। गीतांजलि में टैगोर ने स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग की कल्पना करते हुए लिखा है, मन भयविहीन है तथा मस्तक ऊंचा रहता है। सच्चे अर्थों में मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब स्व अनुशासन के माध्यम से मन द्वारा 6 शत्रुओं इच्छा, क्रोध, लालच, आसक्ति, असंयम और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त की जाती है। अच्छी शिक्षा व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, उनकी सोच और व्यवहार को समझने योग्य बनाती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक सुसंस्कृत मन समदर्शी होने के कारण अपने आप में अलग दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आइए अब बात करें शिक्षा के दार्शनिक पहलू की। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण व्यक्ति का या समग्र व्यक्तित्व का विकास, ताकि वो मानव जीवन और समाज का उत्थान और उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। जैसा जॉन डेवी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं के विकास को कहते हैं जिनके द्वारा वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कर सकता है और अपनी भीतरी संभावनाओं को पूरा कर सकता है। शिक्षा मूल रूप से मानव प्रवृत्ति के उन पहलुओं पर निर्भर करती है जो वैध शैक्षिक आदर्शों के प्रतिपादन में प्रासंगिक सिद्ध होते हैं। ये शैक्षिक आदर्श एक समुदाय से दूसरे समुदाय और एक देश से दूसरे देश के बीच भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये उन लक्ष्यों या ध्येयों पर निर्भर करते हैं जिनको वे प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत वृद्धि के एक स्तर से दूसरे स्तर के बीच भी अंतर आ जाता है। यही वो स्थान है जहां शिक्षा के दार्शनिक आधार स्तंभ प्रासंगिक हो जाते हैं। दर्शन उन सभी चीजों को जो मानव अनुभव के दायरे में आते हैं समझने की कोशिश करता है। दर्शन वास्तव में प्रकृति के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण की तलाश है। यह ब्रह्मांड और मानव की प्रकृति और उनके बीच आपसी संबंध की व्याख्या करने की चेष्टा करता है। दर्शन तर्क पर आधारित बौद्धिक अभ्यास है। यह यथार्थ की प्रकृति अर्थात तत्व मीमांसा, ज्ञान की प्रकृति अर्थात ज्ञान मीमांसा तथा मूल्यों की प्रकृति अर्थात मूल्य मीमांसा का अध्ययन करता है। किसी भी देश की शिक्षा पद्धति उस राष्ट्र के दर्शन से प्रभावित होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र को यथार्थ के आलोचनात्मक प्रतिपादन के रूप में परिभाषित किया है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि तार्किक सोच और चिंतन का परिणाम है।
दार्शनिक आधार का ज्ञान शिक्षा शास्त्रियों को उद्देश्यों को निश्चित करने में, सीखने के परिणामों की रूपरेखा बनाने में, समुचित शिक्षण विधियों के चयन में, पाठ्यचर्या बनाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए शिक्षा को दर्शन शास्त्र के गत्यात्मक पक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। दर्शन विचारों और आदर्शों को प्रस्तुत करता है जिन्हें शिक्षा कार्य रूप में परिणत करती है। शिक्षा का कोई भी निष्कर्ष दर्शन शास्त्र की मदद से ही पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिक मानव प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक और विश्लेषक रहे हैं। उन्होंने इन निरीक्षणों को शिक्षाप्रद तरीके से सुस्पष्ट किया है। दार्शनिकों द्वारा सतर्कता पूर्वक और व्यवस्थित रूप से पोषित विचारों ने ही शिक्षा में जटिल शैक्षिक समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि के विकास और प्रेरणा स्रोत का काम किया है। दर्शन शास्त्र जिस प्रकार के प्रश्नों पर चिंतन करता है वे हैं: हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने कर्म को न्यायोचित कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक शिक्षा शास्त्री को बाह्य विश्व के बारे में व्यापक और गहन दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। शैक्षिक दर्शन शास्त्र शिक्षा की समस्याओं का दर्शन शास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण करता है। जैसे पाठ्यचर्या के निर्माण में दर्शन शास्त्री सोच विचार कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य और शैक्षिक विधियां दर्शन शास्त्रीय सिद्धांतों के ही स्वाभाविक परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में दर्शन शास्त्र शैक्षिक प्रयोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। अलग अलग दर्शन जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद तथा उपयोगितावाद पूरे पठन पाठन पद्धति को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं आदर्शवादी दर्शन को। आदर्शवाद आध्यात्मिक विकास और आत्मानुभूति पर विशेष जोर देता है। शिक्षा चरित्र निर्माण तथा शाश्वत आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करने का माध्यम बन जाती है। मानव को जिन चरम उद्देश्यों की खोज में संलग्न रहना चाहिए वे हैं सद्गुण और विवेक, या सत्य, शिव और सुंदर। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का पोषण। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं को पूर्णतः विकसित करने में मदद की जानी चाहिए। मानव को अपनी सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण करना चाहिए और साथ ही अपनी तरफ से कुछ योगदान देकर उसे और अधिक समृद्ध बनाया जाना चाहिए। ये तो हुई बात आदर्शवादी दर्शन की। आइए अब बात करें यथार्थवादी दर्शन की। यथार्थवाद संसार को अभी जैसा है मुख्यतः उसी रूप में देखता है। एक यथार्थवादी के लिए ज्ञानेंद्रिय ही ज्ञान के दरवाजे हैं। इस वाद में समाज का ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। यथार्थवाद पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर सीधे अनुभव को सर्वाधिक महत्व देता है। ज्ञान अनुभव से ही उत्पन्न होता है। मनुष्य किसी अंतर्निहित विचारों के बिना ही जन्म लेता है। लॉक, जो व्यापक यथार्थवाद के प्रणेता थे, उन्होंने तात्कालिक अनुभव और इंद्रिय बोध पर सर्वाधिक विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा में विषयवार उपागम पर जोर दिया। उनके अनुसार शिक्षा के 3 पहलू हैं: शारीरिक, नैतिक और मानसिक। इसलिए तत्संबंधी शिक्षा के लक्ष्य हैं शरीर की शक्ति और तंदुरुस्ती, सद्गुण और ज्ञान। ये तो हुआ यथार्थवादी दर्शन। अब चर्चा करते हैं प्रकृतिवादी दर्शन की। प्रकृतिवाद बच्चे तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर महत्व देता है।
यह प्रयोगाश्रित ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। प्रकृतिवाद अपना संपूर्ण ध्यान अध्यापक या समाज के हस्तक्षेप के बिना प्रकृति के साथ सीधे अनुभव पर केंद्रित करता है। प्रकृतिवादी यह विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी प्रकृति से आता है वह शुद्ध होता है, परंतु सभ्य समाज उसे दूषित कर देता है। उनके अनुसार पहला काम है बच्चे की प्रकृति को समझना, तत्पश्चात उन्हें विकास के लिए तदनुसार सुविधाएं और अवसर प्रदान करना। रोमानी या स्वच्छंद प्रकृतिवादी प्रकृति के सीधे संपर्क में रहकर बच्चे के संपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं। विकासात्मक प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा द्वारा बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे समाज को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल सकें, जबकि प्रयोगात्मक प्रकृतिवादी विज्ञान और वैज्ञानिक विधि पर विशेष बल देते हैं। प्रकृतिवादी प्रारंभिक स्तरों पर खेल खेल में शिक्षा विधि का समर्थन करते हैं। समय सारिणी में दृढ़ता उन्हें स्वीकार्य नहीं है। अध्यापक की भूमिका एक सरलीकारक और निरीक्षक की होनी चाहिए। बच्चा स्वेच्छा से सीखता है, गतिविधियों में भाग लेता है और प्रकृति से सीधे अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के बारे में। आइए अब जानते हैं उपयोगितावादी दर्शन के बारे में। उपयोगितावादियों ने ज्ञान और अनुभवों के उपयोगी पहलू पर विशेष जोर दिया है। समाज का उपयोगी नागरिक बनाने की दृष्टि से बच्चे की संभावित क्षमताओं का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक उपयोगितावादी के लिए सत्य वह है जो कार्यकारी सिद्ध हो। सत्य निरपेक्ष नहीं होता। बच्चा अपने अनुभवों से मूल्यों का निर्माण करता है। विद्यालय का मूल प्रयोजन है विद्यार्थियों को मिलजुल कर जीने की कला में प्रशिक्षित करना। उपयोगितावाद के प्रतिपादक जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद देती है और व्यक्तिगत दक्षता में वृद्धि द्वारा शिक्षा को सामाजिक मूल्य प्रदान करती है। विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चे को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करे और अपने अनुभवों द्वारा सीखने को भी प्रोत्साहित करें। गतिविधियां ऐसी ली जाएंगी जो व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त प्रोजेक्ट विधि उपयोगितावाद की ही देन है। अतः आत्मिक दृष्टि से उपयोगितावाद प्रकृति मूलक है। प्रयुक्त विधि की दृष्टि से यह वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक है और प्रयोजन की दृष्टि से यह सामाजिक और मानवीय है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय चिंतकों के योगदान की। सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी की। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का योगदान उनके द्वारा प्रतिपादित स्कीम, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा द्वारा जाना जाता है। उनका कहना था कि शिक्षा का प्रारंभ बच्चे से नहीं अपितु उनके माता पिता और समुदाय की शिक्षा से होना चाहिए। उन्होंने कार्य के माध्यम से शिक्षा की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बुनियादी शिक्षा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की पक्षपाती है जो शोषण और हिंसा से रहित हो। बुनियादी शिक्षा का मूल उद्देश्य था बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, जिसमें उत्पादक क्षमता का भी समावेश हो। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को सहसंबंध के 3 मुख्य केंद्रों शिल्प कार्य, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण से बुद्धिमत्ता पूर्वक जोड़ना। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान की। व्यक्ति तथा उसके विकास के संबंध में टैगोर के विचार रूसो से मिलते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है तथा प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय है। वे मन की स्वतंत्रता को शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। टैगोर ने क्रियात्मक विधि पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण ही पठन पाठन की सामग्री प्रदान करता है। बच्चे द्वारा सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक
क्रियात्मक और आनंदपूर्ण होनी चाहिए। अब जानते हैं श्री अरविंदो के योगदान को। श्री अरविंदो ने कहा, सच्चे शिक्षण का प्रथम सिद्धांत है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। अध्यापक अनुदेशक या काम कराने वाला अधिकारी नहीं है, वो एक सहायक है, एक मार्गदर्शक है। उसका काम है सुझाव देना, न कि थोपना। अध्यापक विद्यार्थी को इस योग्य बनाता है कि वो स्वयं ज्ञान अर्जित कर सके। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में कुछ ईश्वरीय, कुछ अपना तथा पूर्णता प्राप्ति की संभावना होती है। शिक्षा का काम है इसे खोजना, विकसित करना और इसका उपयोग करना। गांधी जी की भांति ही श्री अरविंदो भी कहते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बढ़ती हुई आत्मा को स्वयं में अवस्थित सर्वोत्तम को बाहर निकालने तथा उसे उदात्त प्रयोग के लिए पूर्णता प्रदान करने में मदद करना। श्री अरबिंदो के अनुसार सच्चे विकास के लिए स्वतंत्र और प्राकृतिक वृद्धि ही एकमात्र शर्त है। आइए अब देखें कि दर्शन शास्त्र शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। शिक्षा के लक्ष्यों के साथ दर्शन शास्त्र का प्रभावी संबंध होता है। ये कई प्रश्नों को निर्धारित करता है और उनका समाधान प्रस्तुत करता है, जैसे शिक्षा का लक्ष्य मानसिक विकास होना चाहिए या नैतिक पूर्णता, शिक्षा व्यावसायिक होना चाहिए या अकादमिक, शिक्षा व्यक्ति के आनंद और विकास के लिए होना चाहिए या समाज की भलाई के लिए। पाठ्यचर्या शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। शिक्षा के लक्ष्य सामान्य जीवन के उद्देश्यों से ही व्युत्पन्न होते हैं, जो वास्तव में दर्शन शास्त्र द्वारा निर्धारित होते हैं। नियत समय या काल में किसी राष्ट्र का दर्शन पाठ्यचर्या का निर्धारण करता है ताकि वह समाज की उभरती आवश्यकताओं का सामना कर सके। शिक्षण विधियों की प्रकृति लक्ष्यों से निर्धारित होती हैं और जैसा कि पहले देखा गया है, शिक्षा के उद्देश्य दर्शन शास्त्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधियां भी प्रचलित दर्शन से ही निर्धारित होती हैं। एक अध्यापक विधि के द्वारा ही विषय वस्तु के संपादन के लिए बच्चे से संबंध स्थापित करता है। उपयोगितावाद, जो कार्य के माध्यम से शिक्षा का समर्थन करता है, उसने शिक्षा को प्रोजेक्ट विधि दी। आदर्शवाद के अनुसार अन्वेषण तथा आविष्कार विधि महत्वपूर्ण है, जबकि यथार्थवाद प्रयोगात्मक विधि पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार शिक्षा के विभिन्न दर्शनों ने विभिन्न विधियों का समर्थन किया। अनुशासन की प्रकृति भी दर्शन शास्त्र द्वारा ही निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए प्रकृतिवाद बच्चे की स्वतंत्रता का पक्ष लेता है। अनुशासन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आदर्शवाद अध्यापक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उपयोगितावाद बाहर से अनुशासन थोपने में विश्वास नहीं करता। उपयोगितावादी आदर्शवादियों के इस दृष्टिकोण को कि बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए सख्त अनुशासन की जरूरत है का विरोध करता है। उपयोगितावादी भी स्वतंत्रता का ही समर्थन करते हैं। एक अध्यापक का जीवन के प्रति विश्वास या दृष्टिकोण शिक्षा की समस्याओं, विद्यार्थी, शिक्षा के उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति को प्रभावित करता है। ये अनुशासन की प्रकृति विद्यालय के सामाजिक संगठन, सामान्य आचार व्यवहार और अध्यापक द्वारा प्रयुक्त विधियों को भी प्रभावित करता है। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि शिक्षा को दर्शन शास्त्र के व्यावहारिक शाखा के रूप में देखा जा सकता है। यदि दर्शन शास्त्र और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाए तो दर्शन शास्त्र चिंतनशील से पहचाना जाएगा, जबकि शिक्षा का संबंध क्रियात्मक पहलू से होगा। अभी हमने बात करी कि दर्शन शास्त्र कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है। आइए
अब चर्चा करें शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में। शिक्षा एक अर्थपूर्ण गतिविधि है। इसके कुछ लक्ष्य हैं जो निर्देश के रूप में काम करते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक व्यक्तिपरक लक्ष्य और दूसरा सामाजिक लक्ष्य। व्यक्तिपरक लक्ष्य व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं। व्यक्ति के मस्तिष्क से, निर्णय लेने की शक्ति से, आत्मनिर्भरता से, स्वास्थ्य और सफाई से और अन्य इसी प्रकार के चारित्रिक गुणों से जो व्यक्तित्व के संतुलित और सुसंगत विकास के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि कांत ने कहा है, शिक्षा वो है जो व्यक्ति में विद्यमान सभी पूर्णताओं का समग्र विकास व्यक्तिगत सामर्थ्य के अनुकूल कर सके। एक व्यक्ति को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अतः मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सामाजिक भी होना चाहिए। इसका लक्ष्य व्यक्ति का एक उपयोगी, उत्पादक और प्रभावशाली नागरिक के रूप में विकास है। इसी संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि संपूर्ण समाज की भलाई के लिए सामाजिक नियंत्रण और निग्रह का सहर्ष वर्ण व्यक्ति और समाज दोनों का ही संवर्धन करती हैं। क्योंकि व्यक्ति समाज का ही एक सदस्य है, व्यावसायिक क्षमता, नागरिकता के लिए प्रशिक्षण, अवकाश के लिए प्रशिक्षण और व्यक्ति का वयस्क जीवन के लिए तैयारी, इन सभी की प्रकृति सामाजिक है। व्यक्ति को अपना विकास समाज की आवश्यकताओं और मांगों की पूर्ति के लिए ही करना है। व्यक्तिपरक और सामाजिक लक्ष्यों को अगर समग्र रूप से देखें तो वास्तव में शिक्षा के व्यक्तिपरक और सामाजिक लक्ष्य एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य या समाज के हित का पोषण व्यक्ति के विकास से ही संभव है। अतः शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति का एक सामाजिक सदस्य के रूप में सर्वोच्च विकास हो। व्यक्ति और समाज दोनों को एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहिए। शिक्षा के लक्ष्यों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे ज्ञान अर्जन, चरित्र निर्माण, व्यावसायिक लक्ष्य, समन्वय तथा समग्र विकास लक्ष्य और अवकाश लक्ष्य। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है ज्ञान अर्जन। यह संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास पर अधिक बल देता है। ज्ञान का अर्जन इसलिए किया जाता है ताकि सामाजिक और मानव उत्थान के लिए उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। ज्ञान व्यक्ति को पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने और उसका स्वामी बनने में मदद करता है। यह अनेक संभावनाओं को लिए हुए एक शक्ति है। ज्ञान मानव कल्याण को बढ़ावा देने के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षा का एक और प्रमुख लक्ष्य है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसमें एक ठोस नैतिक चरित्र का निर्माण करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सभी प्रकार की शिक्षा और सभी प्रकार के प्रशिक्षण का अंतिम ध्येय होना चाहिए मानव निर्माण। इसलिए शिक्षा के द्वारा मानव मूल्यों और नीतिपरक आचरण का विकास किया जाना चाहिए। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में अध्यापक का व्यक्तित्व और विद्यार्थी के प्रति उसका व्यवहार अहम भूमिका निभाते हैं। अध्यापक को इस दिशा में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। विद्यालय का संपूर्ण पर्यावरण नैतिक विकास के अनुकूल तथा उसका सहायक होना चाहिए। माता-पिता और समाज दोनों की ही बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्ची शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास का ध्यान रखती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और वस्त्र की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। वर्तमान समय में रोजगार के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में उभरी है। आज व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर शिक्षा पर
अत्यंत बल दिया जा रहा है। इस संदर्भ में मूल मान्यता ये है कि अर्जित ज्ञान व्यावसायिक होना चाहिए और व्यक्ति द्वारा संघर्ष किए जाने वाली समस्याओं के समाधान में प्रस्तुत होना चाहिए। हालांकि अकादमिक शिक्षा जो मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास पर बल देती है तथा व्यावसायिक शिक्षा जो आर्थिक और औद्योगिक प्रगति पर जोर देती है, एक दूसरे की पूरक हैं। अभी तक जिन लक्ष्यों की चर्चा हमने की है, उनमें से किसी एक पर अत्यधिक बल देने पर व्यक्तित्व के एक तरफा विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण और सुसंगत विकास। ये विकास व्यक्तित्व के सभी आयामों जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सौंदर्यात्मक, इन सभी में होना चाहिए। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का एक ही लक्ष्य है और वह है सभी क्षमताओं और प्रवृत्तियों का सुसंगत विकास। आधुनिक श्रम कम करने वाले उपायों ने नीरस और कड़ी मजदूरी से बचाने के साथ साथ लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में अवकाश का सृजन भी किया है। अतः ये जरूरी हो गया है कि इस अवकाश के समय को उत्पादक रूप से उपयोग करने के तरीकों का ज्ञान प्रदान किया जाए। शिक्षा के द्वारा बच्चे की अव्यक्त प्रतिभाओं को उजागर कर उनका उपयोग सृजनात्मक क्रियाओं में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए और सामान्य कल्याण के कार्यों में उनकी रुचि का विकास किया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के कुछ समकालीन लक्ष्यों की। शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया से जोड़ने की दृष्टि से शिक्षा के इन उद्देश्यों को अनुशंसित किया है, जैसे उत्पादकता वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, आधुनिकीकरण, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समकालीन वास्तविकताओं और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन लक्ष्यों की स्थापना की है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और 10-2-3 की एक समान शैक्षिक संरचना होना चाहिए। एक समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता, जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा स्थानीय विविधताओं के समावेश हेतु आवश्यक लचीलेपन का प्रावधान हो। 10 आभ्यंतरीण या कोर अवयव जिन्हें प्रत्येक बच्चे को पढ़ना है वे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, छोटे परिवार का प्रतिमान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लैंगिक समानता, पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय परिचय का पोषण, समान सांस्कृतिक विरासत, समता, प्रजातंत्र तथा समाजवाद और सामाजिक अवरोधों को दूर करना, शांति और सहानुभूति के विश्व स्तरीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, शैक्षिक अवसरों में समानता, विविध सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का विकास, अंतरक्षेत्रीय गतिशीलता की सुविधा देना, अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का सशक्तिकरण और जीवन पर्यंत शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को एक अद्वितीय निवेश माना है, जिसकी समाज में संस्कृति संक्रमण की भूमिका भी है। यह अति संवेदनशीलता तथा अवबोधन को परिष्कृत करता है, जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण, वैज्ञानिक मन स्थिति तथा मन और आत्मा की स्वतंत्रता में सहयोग देते हैं। यह संविधान में प्रतिष्ठापित प्रजातंत्र, सर्वधर्म समभाव और समाजवाद के ध्येय की प्राप्ति के लिए वांछित है। दोस्तों, आइए इस कार्यक्रम की खास बातों को एक बार फिर दोहरा लें। शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया होने के कारण इसको इन कई रूपों में देखा जाता है।
ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्ति और कौशल का विकास, संस्कृति का हस्तांतरण, अंतर्निहित संभावनाओं को निकालकर उनका वास्तविकीकरण, व्यक्तित्व का अनुशासन व ढालना तथा विमुक्तिकरण। इस प्रकार शिक्षा व्यवहार के रूपांतरण द्वारा संस्कृति का संरक्षण और संस्कृति में उन्नति करती है। शिक्षा की इसलिए दो मुख्य भूमिकाएं हैं। पहला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण, और दूसरा, लोगों को सामर्थ्य प्रदान कर इस योग्य बनाना कि वे विश्लेषण और निदान कर सकें तथा इस प्रकार प्रश्न करने योग्य हो सकें। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार विद्या शब्द संस्कृत की धातु विद से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान, वास्तविकता, विभेदीकरण भावनाओं की प्राप्ति और भव्यता। इनमें से प्रत्येक अर्थ का मानव जीवन और विकास के संदर्भ में महत्व रखता है। शिक्षा की परिभाषाओं के विश्लेषण से शिक्षा के इस प्रकार कुछ सामान्य लक्षण सामने आते हैं। शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। शिक्षा मानव में अंतर्निहित संभावनाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करती है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास पर जोर देती है, जो आगे चलकर समाज के उत्थान और प्रगति का साधन बनती है। शिक्षा मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पर बल देती है। सच्चे अर्थों में शिक्षा जीवन की ही प्रक्रिया है। इस रूप में इसका प्रभाव क्षेत्र काफी व्यापक है। ये प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक संचित ज्ञान को अपने में शामिल करता है। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। भारतीय दर्शन यह मानता है कि शिक्षा संस्कार के रूप में जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। दर्शन शास्त्र शिक्षा के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह लक्ष्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, अध्यापक की भूमिका, अनुशासन, मूल्यांकन तथा पाठ्यपुस्तक को निश्चित और निर्धारित करता है। शिक्षा को दर्शन शास्त्र की व्यवहारिक शाखा माना जा सकता है। एडम्स ये मानते हैं कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चिंतनशील पहलू को दर्शन कहते हैं और क्रियात्मक पहलू शिक्षा कहलाता है। शिक्षा अपने लक्ष्यों को अनेक स्रोतों से प्राप्त करती है, जगत के भीतर से भी तथा बाहर से भी। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का सच्चे अर्थों में लक्ष्य है व्यक्ति का समाज के एक सदस्य के नाते सर्वोच्च विकास करना। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं ज्ञान का अर्जन, व्यावसायिक लक्ष्य, चरित्र निर्माण, सुसंगत विकास, संपूर्ण जीवन जीना, संस्कृति की सुरक्षा और हस्तांतरण। दोस्तों, आशा है इस कार्यक्रम से आपको शिक्षा को समझने में मदद अवश्य मिलेगी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम फिर एक नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आपने सुना ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा को समझना। ये कार्यक्रम शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित श्रव्य श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर मंजीत सेन गुप्त। आवाजें थी अनुराधा और विजयकांत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन, आलेख, रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।